देखिए, अभी अभी जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, अभी टारगेटेड मेंस का बैच हम लोगों का चल रहा है। और दो तरीका होता है जेपीएससी का तैयारी करने के लिए। एक ट्रेडिशनल मार्केट में जो चल रहा है और जिसको मैं मिथ बोलता हूँ, मतलब झूठ, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट सबसे पहले जब जाएंगे ना, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। ये 5,000 या 10,000 ऐसा कोई फीस बतलाएगा जो इजीली अफोर्डेबल, और कोई भी बच्चा जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, वो इजीली इससे अट्रैक्ट हो जाता है और इसमें फंस जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको पढ़ाता नहीं है, वो पढ़ाता है। वो पढ़ाता है, आपको फैक्चुअल चीज़ें बतलाता है। एक लूसेंट होता है, लूसेंट को ना बाइबल बोला जाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो लूसेंट आपका बाइबल है, मतलब वो आपके सिरहाने में रहना चाहिए। और कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ लूसेंट काम नहीं आता है। इवन कि यूपीएससी में भी लूसेंट 7 क्वेश्चन दे के जाता है कम से कम। कहा जाता है कि कंपटीशन में आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं ना, तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और वो आसान क्वेश्चन लूसेंट के मिससेलेनियस वगैरह से एक विविध सेक्शन होता है लूसेंट में, वहाँ से आ जाता है कुछ आसान चीज़ें। तो लूसेंट, तो जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ना, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। वो कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी का फैक्ट्स है। और जब फैक्ट्स आप हैपहैज़ार्डली पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, उसे आपको रटना पड़ता है। गेटिंग और नॉट? और जब आप चीज़ों को रटते हैं और बार बार अगर कभी रिवाइज नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें आप भूल जाते हैं। अगर आपने रट भी लिया है, फिर भी एग्जामिनेशन में अगर उसको घुमा के दे देगा, जैसा कि इस बार हुआ जेपीएससी के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन सारे डायनेमिक आए, मतलब क्वेश्चन सोचने वाले थे। क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना था, तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होते। लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि जब यहाँ फैक्चुअल का तैयारी करने लगते हैं तो यहीं तक सीमित रह जाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमारा पूरा जीएस हो गया। और ये ऐसा नहीं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये पूरा कोर्स चलता है साल भर का, 1.5 साल का, जब तक कि आप उसको इतना धीरे धीरे 500 1000 करके देना, ऐसा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि 5-10, मैक्सिमम आपसे इतना भी ले सकता है, इतना भी ले सकता है, 15,000, 25,000, जो जैसा दिखा उसके साथ वैसा फीस बतलाया गया। ये होता है कि हम लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पीटी की तैयारी। घर में, गांव में बतलाने में अच्छा लगता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और आपका साल 1.5 साल कैसे निकल जाता है वो आपको पता नहीं चलता है। और आपका सबसे बड़ा इस एग्ज़ाम में लूपहोल्स ये है, इस एग्ज़ाम के इस तरह से प्रिपरेशन करने में, कि आपका बेसिक्स हमेशा कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता है। और अगर गलती से कहीं आपका ये एग्ज़ाम निकल गया, ऐसा होता है, पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा कौन ऐसा लड़का है, कौन ऐसा, और ख़ासकर इस बैकग्राउंड का लड़का लड़की जो कि गांव से सिर्फ पढ़ने ही आया है और तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं, तो जी जान से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? इस रीजन में गुरुजी को पैर छूते हैं लोग। दिल्ली विल्ली में तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं और क्लास के बाहर निकले तो बगल में खड़ा होकर सुट्टा पी रहा है, लेकिन इस रीजन में गुरुजी का पैर भी छूते हैं। तो जो गुरुजी बोलते हैं वो बेचारा अंधभक्त की तरह मानता है, और इस तरह से अंधभक्ति में साल 1.5 साल निकल जाता है, बेसिक ज्यों का त्यों रह जाता है। और अगर बच्चा आया है गांव से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, तो गुरुजी की बात मानते हुए वो इसका चैंपियन हो जाता है, और कुछ भी पूछोगे तो उसको फटाफट बता देगा, रट लेता है सब, तोता के जैसा। और किस्मत कभी कभी काम देती है, मेहनत तो रंग लाएगी। इस तरह से पीटी पास करके आप चले गए मेंस में, और जब आप मेंस में पहुंच गए तब आपका सामना होता है जेपीएससी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की,
तो आपका सामना होता है जो यूपीएससी ऑलरेडी दे चुके हैं, 2 बार, कभी कभी मिलेगा कि 2 बार इंटरव्यू भी दे दिए, उनका एज खत्म हो चुका होता है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, दे एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो दे विल डाई फॉर इट और नॉट, वे अपनी जान देंगे या नहीं देंगे। उनसे पूछो जिसके पास कोई उपाय नहीं है, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया और सिर्फ पीसीएस उसको निकाल। तो तुम लोग यंग माइंड हो, यंग माइंड में जो लोग तैयारी शुरू करते हैं और इस तरह से जो अगर कंपटीशन निकाल भी लिए, प्रीलिम्स का पहला एग्जाम पास भी कर लिए, तो उनका सामना ऐसे लोगों से होता है। आप लोग अपने सोसाइटी में देखते भी होंगे कि फलाने भैया तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, तो कितना उम्र है भाई, तो 32 साल 33 साल, कोई कोई तो और भी बड़े होंगे, मेरी उम्र के भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, ये भी बात आपको एक बीच में आती है। इस तरह से जब आप तैयारी करते हैं और यहाँ पास करने के बाद जब सामना इनका होता है, तो आपके अंदर में क्या हो जाता है, एक डर, और आप फियरलेस प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, आप अपनी तैयारी को डर डर के करते हैं, और जब आप चीज़ों को डर डर के करते हैं ना, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, जो डरा सो मरा। और इसका एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक इश्क मूवी वाला एग्जाम्पल देता हूँ। जो अजय देवगन काजोल को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ते जाता है, उसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है कि उधर काजोल खड़ी है और वो पैदल पाइप पर चलने लगता है। जैसे ही वो बीच में पहुंचता है तो उसको डर लग जाता है और वो पाइप पर लटक जाता है। सेम सिचुएशन ऐसा होता है आपके साथ भी। उधर से दूसरा दोस्त आमिर खान देखता है, वो भी उसको दोस्त को बचाने के लिए तेजी से पाइप पर दौड़ जाता है और दौड़ के बीच में पहुंच जाता है। अचानक से नीचे शोरगुल से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, डर जाता है और वो भी बीच में लटक। ये मूवी का सीन है, लेकिन ये आपके लाइफ में होता है। जिस दिन डर आया, निगेटिविटी आई, फियर, निगेटिविटी भी आपके लाइफ में आई, वो आपको काम करने नहीं देगा। इस तरह से निगेटिविटी, नकारात्मकता, डर आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। जैसे ही आपने बड़े उम्र के लोगों को देखा, कहा यार ये 10 साल से पढ़ रहा, मेरा कैसे होगा, जब इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा, ये सब बातें दिमाग में आ जाती हैं। ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, बहुत आसान। पहले तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जब भी मेरा इंटरेक्शन छोटे बच्चों से होता है तो मैं यही कहता हूँ कि यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। एक बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए और धीरे 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 अपने आप यू विल ऑटोमेटिकली गेट प्रिपेयर्ड फॉर जेपीएससी, जेएसएससी टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे से यूपीएससी नहीं होगा, सही बात है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बच्चों के पास टाइम नहीं है। कुछ लड़कियों को ये डर होता है कि घर में जल्दी शादी हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पर वो जो मैच्योर है, जो ऑलरेडी अपना कुछ साल खराब कर चुके हैं, तो उनके पास तो ये मौका ही नहीं है कि वो यूपीएससी की तैयारी करें। उनके पास क्या मौका है, सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना है, यही काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में जेपीएससी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत धमाकेदार हो, क्यों ना इसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप दुनिया को इसमें नहीं देखते, इसमें सभी तरह के लोग मिलेंगे, पुराने लोग, नए लोग। जब आपने अपना गोल फिक्स कर लिया कि मुझे हर हाल में जेपीएससी को निकालना है, अगर फिक्स कर लिया है तो सबसे पहला कोशिश करना है कि हमें अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको सुधारने की कोशिश करना है। आपका जेपीएससी ये हिंट दे चुका है कि वो मिनी यूपीएससी बन चुका है, वो मिनी यूपीएससी बन चुका है। जेपीएससी अब जेपीएससी नहीं रहा। आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे जिसको आपको एलिमिनेट कर करके बनाना था, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे। इसका मतलब आपको सोचना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक पर होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहली गलती हम लोग करते हैं कि बेसिक्स हमारा कमज़ोर है, तो बेसिक को क्या करना है, मजबूत करना। उसके लिए क्या करें, लूसेंट पढ़ें, उसके लिए किरण पढ़ें, क्या करना रहता है बेसिक्स के लिए,
एनसीईआरटी, बहुत बढ़िया। ये तो सभी लोग आइडिया दे देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन एनसीईआरटी भी कौन? 6 to 12। If you will read all those NCERT 6 to 12, it will take you almost 6 years, फिर से 6 साल। स्कूल में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे NCERT? बिना पढ़े तो नहीं आए। इसका मतलब ऑलरेडी जो आपने NCERT पढ़ लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT 6 to 12 पढ़ें। बहुत लोग ये बतला देंगे कि आपको 6 to 12 NCERT पढ़ना है। बहुत बच्चे के पास पेशेंस नहीं होता है। शुरुआत किया 6ठा 7वां 8वां पहुंचा, का यार फिर से यही NCERT बंद करो, और उसके बाद घूमने निकल गया, बहुत पढ़ लिए। इस NCERT में है क्या? जब ध्यान दोगे तो मिलेगा तुम्हें इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस को और एलेबोरेटरी डिफाइन करो तो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इतिहास। यही 5 चीज़ है ना पढ़े हैं आप। इंग्लिश हिंदी तो काम नहीं आने वाला। मतलब NCERT से आपको क्या करना है? यही सब हासिल करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और जरा देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। सिलेबस देखो अपना कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है। अब जब JPSC का तुम सिलेबस देखोगे तो यहाँ प्रीलिम्स में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। और इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या है? झारखंड स्पेशल। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड स्पेशल का। और यहाँ पर जो पेपर 1 है, इसमें आपका 10 क्वेश्चन और भी है झारखंड स्पेशल का। यहाँ कहता है कि 15 क्वेश्चन जो है वो हम करंट अफेयर से पूछेंगे, जो कि आपने NCERT में पढ़ा ही नहीं। कुछ लिख लो, अगर तुम्हें सब सत्यनारायण भगवान की कथा में आए हो, ये सुनना है तो थोड़ा सा जॉट आउट भी करना है, बाद में भूल जाओगे। ये तुम्हारा गाइडलाइन है जो कि अभी पूरे प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें काम देगा। इसको तुम्हें समझना होगा। इसको बार बार आपको ध्यान में रखने के लिए आपके पास पहला पेज में आपको एक डायरी देखो। अभी शुभम कुमार UPSC में टॉप किया, तो उसने भी कहा कि यू शुड मेंटेन ए डायरी। आप जो भी दिन भर में काम करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आपने दिन भर में क्या किया, उसको आप अगर मेंटेन करेंगे ना, तो आप डिसिप्लिन से चलेंगे। और जो भी लोग डिसिप्लिन है, लक्ष्य उसी को मिला है। एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, पॉकेट डायरी या जो भी है, जिसमें आप अपने दिन भर के समय को कैसे व्यतीत किए हैं, कुछ कुछ आप लिखिए। आप अपने लक्ष्य के तरफ पहुंचिएगा। अगर आपका लक्ष्य है JPSC, तो आप डायरी लिखते समय सोचेंगे कि मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए मैंने क्या किया। मैंने रात भर फेसबुक किया, चैटिंग किया, मूवीज़ देखा, लेकिन JPSC के लिए तो कुछ काम ही नहीं किया। तो दैट डायरी विल कीप रिमाइंडिंग यू कि तुम्हारा लक्ष्य ये। और उसी तरह उस डायरी के पहले पन्ने में ये चैलेंजेस लिखे होने चाहिए कि आपको करना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है। और यहाँ पर JPSC में 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल पेपर 1 में है, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से है, फिर 15 क्वेश्चन कहता है कि मैं मिससेलेनियस से पूछूंगा। मिससेलेनियस का मतलब होता है विविध। विविध का मतलब कहीं से भी पूछ सकता है वो। भारत में सबसे ऊंचा क्या है, भारत में सबसे नीचे क्या है, कौन कहाँ किसको क्या मिला, पुराना अवार्ड, कुछ भी। विविध का मतलब कहीं से भी। इसका मतलब ये 15 15 30 और 10 45 हो गया ना। 15 15 30 और 10 40, और 5 क्वेश्चन इसमें झारखंड का भी करंट से रहता है। झारखंड का करंट 5 7, इसका मतलब ऑल ओवर 45 क्वेश्चन तुम्हारा पेपर 1 से भी निकल गया। तो 100 में 45 गया तो कितना बचा जी? 55। अब बाबू तुम ही लोग सोचो कि ये इस 55 क्वेश्चन के लिए तुम लोग क्या कर रहे थे? 6 to 12 NCERT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। स्ट्रेटजी में फ्लॉ मिला या नहीं मिला? जो ज़्यादा वेटेज का है झारखंड स्पेशल, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हमें करंट अफेयर की तरफ ध्यान देना है, हमें मिससेलेनियस की तरफ ध्यान देना है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है।
और हम लग गए तैयारी करने, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है जी, तो एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं। इसको पढ़ने से, ये 6 साल का एनसीईआरटी पढ़ने से तुमको क्वेश्चन कितना मिलने वाला है, 55। अब बताओ इसको स्मार्टली करने की जरूरत है या नहीं। यहीं पर स्ट्रेटजी में हम लोग चेंज करते हैं कि एनसीईआरटी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव पढ़ते हैं। हमें कंसेप्ट लेना है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, जनरल साइंस का, और इस कंसेप्ट के लिए एक एक दो एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, मेंस में फिर हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल्ड में नोट्स मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड वाले, तो आप उस मेंस के नोट्स को रिवाइज करते हुए मेंस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ आपको क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, उसको एलिमिनेट कर सको। और अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना होता है, वो मैं अभी दूसरे स्टेज पे बता रहा हूँ। पहले अपने सिलेबस को समझो। इसका मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस की क्या चाहिए, ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग। और इसके लिए अगर आप यहाँ पर सिर्फ 3 बुक्स पढ़ते हैं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कुछ बड़े बच्चे भी परप्लेक्स रहते हैं कि क्या करें। अरे भैया, फाउंडेशन वीक है तो फाउंडेशन मजबूत करो। 12th में 3 बुक आती है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पार्ट 1 में एंशिएंट इंडिया है, पार्ट 2 में मिडाइवल इंडिया है, पार्ट 3 में मॉडर्न इंडिया। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर फ्रीडम मूवमेंट 1942-47 में भारत को आज़ाद करवा दिया है इस एनसीईआरटी में। क्या सीखोगे आप, बीच में सब कुछ है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, तो अकबर भी है, मिडाइवल सब कुछ है। इसका मतलब आपको कहानी पूरी हिस्ट्री की क्या हुई, पता होगा। लेकिन आप पढ़े जा रहे हैं, पहले 6 पढ़ा, फिर 7th पढ़ा, फिर 8 पढ़ा, फिर 9 पढ़ा। हिस्ट्री में ही 2-4 बाल सफ़ेद हो गए, टेंशन हो गया। तब तक गर्लफ्रेंड फिर छोड़ के चली गई दूसरे के साथ। ये तो हिस्ट्री ही पढ़ते रहता है, पोएम तो मेरे बारे में लिखता ही नहीं। होता है ऐसा, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते रह जाएंगे। 5 ईयर प्लान बन जाएगा ये 6 to 12 एनसीईआरटी। उसके बाद ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी के सिर्फ आप अगर 11th and 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी, सिर्फ 11th और 12th। और इन सभी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके ही आप क्लास में बैठें। अगर आज हिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं तो आपको हिस्ट्री ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ो फटाफट। ये ऐसा नहीं है कि इसको 2 महीना लगाना है पढ़ने में, ये क्विक रीडिंग, प्लेन रीडिंग होनी है। बात बाकी तो हम लोग हैं ही, उससे फैक्ट निकालेंगे, एमसीक्यू निकालेंगे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में ओनली 11th 12th। पॉलिटी में एक आवर पार्लियामेंट, हमारी संसद करके एक बुक है। अगर सिर्फ एक बुक पढ़ लोगे ना पॉलिटी में, आवर पार्लियामेंट, तुमको बेसिक थिंग्स पॉलिटी का पता चल गया। आवर पार्लियामेंट, ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में मैं तुम्हें चैप्टर बतला दूंगा। जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 4 पढ़ लो। अगर तुम्हें थोड़ा सा और इंटरेस्ट है, आसान चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 2 से 4, 2-2, 4-4 पढ़ना का चैप्टर। 9th क्लास में, 10th क्लास में इसमें 1 से लेकर 4 चैप्टर तक। 11th क्लास 2 बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं लेना है, ये बुक का पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद जब 12th की एनसीईआरटी में आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ है, माइक्रो और मैक्रो। इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको बोलते हैं व्यष्टि, इसको बोलते हैं समष्टि हिंदी में। तो आपको इसमें सिर्फ चैप्टर 3, 5 और 6 पढ़ना है। कंपटीशन के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जो हमें पढ़ना। इसका मतलब एनसीईआरटी को हमने लिमिट कर दिया या नहीं?
तो अगर इफ यू इंटेंडेड टू प्रिपेयर जेपीएससी देन स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अब इस तरह से फिर हमारा फोकस आएगा, ये प्योरली कोचिंग देगा आपको। आप खुद से जो भी कोचिंग का मटेरियल, जैसे हम लोग एक पीडीएफ देते हैं हर दिन ग्रुप में, तो यू विल गेट दैट पीडीएफ। आप अगर उसको पढ़ते हो तो मेंस में भी आपको 5-10 नंबर आपके कंपटीटर से ज़्यादा आएगा, और छोटे मोटे फैक्ट्स तो आप निकाल कर ही लोगे। लेकिन लास्ट टाइम में भी हम लोग कोचिंग जो वाले होते हैं ये आपको मटेरियल देते हैं एग्ज़ाम के पहले। इसका मतलब करंट का आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्रुप में जो पीडीएफ जाता है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद मिससेलेनियस के लिए ये लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में भी हम लोग इसको तैयारी कराते हैं। लूसेंट में देखिएगा मिससेलेनियस का एक कॉलम बना हुआ है, एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे छोटे छोटे गाइड्स होते हैं जिसमें मिससेलेनियस का विविध। अब मिससेलेनियस में जेपीएससी का सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आप लूसेंट किरण पढ़ने लगे तो आप बहुत अंदर तक चले जाएंगे। आपके मिससेलेनियस सेक्शन में जेपीएससी में 10 टॉपिक क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। हम जो भी लिखा हुआ है उसको हम ध्यान देके पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका मतलब सिर्फ लिमिटेड नोट्स इसमें हमें बनाना है, वो आपको फिर से कोचिंग देगा। झारखंड का करंट भी हम लोग पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये प्योरली कोचिंग थिंग्स है, इस पर आप कोचिंग पर निर्भर रह सकते हैं। आपको अगर इससे मिलता जुलता चीज़ बाजार में मिलता है तो पढ़िए, अपना नॉलेज डेवलप कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला। कंपटीशन है यहाँ तो एक एक नंबर के लिए फाइट है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा के आईएएस बना दूंगा, मैं पढ़ा के डिप्टी कलेक्टर बना दूंगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। करना तो आप ही को है। मैं तो सिर्फ एक गाइडलाइन दूंगा और आपको थाली में पड़ोस पड़ोस के कुछ अपने साइड से दूंगा ताकि आपको वो अंदर से आसानी से चला जाए, आप उसको डाइजेस्ट कर लो। लेकिन बैकग्राउंड में अगर ये मेहनत नहीं करोगे तो मैं आपके बदले एनसीईआरटी पढ़ दूंगा क्या? मैं तो इसका नोट्स दूंगा आपको, लेकिन ये कब समझ में आएगा? हम लोग कुछ सिनॉप्सिस में नोट्स देंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो कब समझ में आएगा? जब बैकग्राउंड में ये चीज़ें आपकी मजबूत होंगी, एक बार दो बार पढ़े रहेंगे। उसी तरह मैं आपको थाली में पड़ोस पड़ोस के क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इसको मगअप करोगे, रटोगे, तो फिर कंपटीशन में पिछड़ने का चांस होगा या नहीं होगा? जहाँ एक एक नंबर की फाइट है तो वहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठे रहो। अगर ये कोई कहता है तो बहुत गलत बात कहता है। वो तुम लोगों को, पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया में कंपटीशन करने वालों को बहुत निगेटिव एनर्जी दे रहा है। वो डीमोटिवेट कर रहा है, वो उसको मंजिल से दूर ले जा रहा है। मैं आपको पढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा हूँ कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। हमारा कोचिंग का लोगो ही है, देखो ध्यान से देखो, ड्रीम, गाइडेंस, एफर्ट। सपना देखें तभी आप ये लोग आके आज बैठे हुए हैं कि नहीं अब जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, अब नए सिरे से हम तैयारी करेंगे। कुछ लोगों का नहीं भी हुआ अगर, तो एक नए सिरे से तैयारी करें। तो ड्रीम है तभी आप यहाँ बैठे। गाइडेंस इस तरह से मैं दे रहा हूँ, एफर्ट हम दोनों का रहेगा, तब जाके सक्सेस में। ये नहीं कि मैं आपको थाली में पड़ोस पड़ोस के दे रहा हूँ, आप घर में बैठे रहें, आप उसी पर निर्भर रहें, तो ऐसे में कंपटीशन में आपको पिछड़ने का चांस। इसलिए आपको भी इस बैकग्राउंड पर काम करना होगा। समझ में आई बात या नहीं? उसके बाद है झारखंड स्पेशल। मैं आपको पूरी तरह से निश्चिंत कर सकता हूं कि हमारे नोट्स से काम चल जाएगा, एक्यूरेसी रहेगी इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, प्रयास किया गया और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में निकल कर आए, लेकिन कोई भी एक बुक आपके लिए कंप्लीट नहीं। सिलेबस को सभी ने कवर नहीं किया है, जो जानते थे उन्होंने बता दिया। तो बुक कोई भी अच्छी होती है, किसी भी बुक को आप गलत, सभी बुक अच्छी होती है। बुक में तो ज्ञान ही होगा ना यार, तो बुक गलत कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है कि वो ज्ञान तुम्हारे एग्जाम में काम आना नहीं, और वो उसने दे दिया है। बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए हैं, अननेसेसरी फैक्ट्स दे दिए, अब तुम उलझे रहो। पीटी का एग्जाम दिए होगे तो पता होगा कि जितना रटे थे तो वो आया नहीं। तो बुक्स में ये होता है। मेरा नोट्स इतना पतला था, मार्केट में इतना मोटा मोटा नोट्स बिक रहा है,
हमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, यार हम कहीं कम तो नहीं दे दी। तो बुक्स जो होता है उसकी कोशिश ये रहती है कि जब लास्ट टाइम में एग्जाम में आए सवाल तो वो क्लेम कर सके, देखो देखो लुक इतने सवाल। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि मेरे बुक से 90 क्वेश्चन आए। अरे भैया तुमने दे दी, ग्रंथ ही लिख दिया तो ग्रंथ से तो आएगा ही। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कम पढ़कर हम एग्जाम निकालें, बार बार पढ़कर, कम चीजों को बार बार पढ़कर हम एग्जाम निकालें। तो आपको यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट और कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब लिंक बना हुआ, एक दूसरे से लिंक बना हुआ टॉपिक्स का वैसा आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन यहां पर इस तरह से हम लोग काम कराएंगे, बैकग्राउंड में ये आपको काम करना है, मतलब सेकेंड पेपर पे आपका सारा फोकस होगा, क्योंकि यहां 110 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में, ये पूरा सेक्शन कोचिंग देगा आपको। ये 55 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी करना है, और जो क्लास में नोट्स होगा उन सभी के साथ अगर आप प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उपाय नहीं। कोई कोचिंग अगर ये कह दे कि बिना इसके प्रैक्टिस किए हुए आपका निकल जाएगा, बिल्कुल बेकार बात। आपको अभी तक जितना बोला मैंने काम करने के लिए, उस काम को करने के बाद मोस्ट प्रीरिक्विजिट क्या है? MCQs। इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स you need to practice as much multiple choice question as much you can। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो कहाँ से करेंगे? दुनिया भर के बुक्स हैं, हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं, हर संडे टेस्ट होगा, कोशिश होगी हर संडे लेने की। अब तो मोबाइल ऐप में सोचा है कि 50-50, 40-40 क्वेश्चन देते रहेंगे, जो बच्चा नहीं भी आया वो भी मोबाइल ऐप से टेस्ट दे सकता है। तो रेगुलर टेस्ट या आपका अपना प्रयास, हम लोगों की तरफ से क्या होगा? टेस्ट, और आपका अपना प्रयास क्या होगा? बाजार में बहुत सारे गाइड्स हैं, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बाजार के आप गाइड्स को लेते हो तो इसमें बहुत सारे गलतियां होते हैं, इसमें बहुत सारे गलतियां होते हैं। 100 में 14 गलती, 100 में 14 गलती, ऐसा है। उन लोगों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, उन लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन ना झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं, और अवेलेबल है तो कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है। तो बुक लिखने वाला भी बेचारा क्या करे, वो तो कट पेस्ट कर रहा है, वो भी परेशान है। इसकी वजह से क्या हो गया है? मिस्टेक्स हो गए। तो आपको इस नोट्स पे भरोसा करना है, और इस नोट्स को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करने के बाद इस MCQ पे हाथ डालना है। मतलब बाजार के जो गाइड्स हैं उसको आप कब प्रैक्टिस करोगे? जब आप नोट्स 2-3 बार रिवाइज करो। इसका मतलब आपका फाउंडेशन मजबूत है। जब आपका फाउंडेशन मजबूत है और इसमें अगर कुछ गलतियां मिलेगी तो तुरंत तुम लोग पकड़ लोगे, अरे यार ये तो गलत कह रहा है, और उसको पकड़ लोगे। फिर पकड़ लोगे तो टीचर से पूछोगे, अगर वो सही में गलत होगा तो टीचर कहेंगे, तुमको फैक्ट्स देंगे और तुम्हें सुधारेंगे, और अगर तुम्हारा नोट्स ही गलत होगा तो वो भी टीचर के संज्ञान में आएगा, तो टीचर नोट्स सही करेगा। गेटिंग और नॉट? ये सही तरीका है, और ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। जब पहली बार झारखंड स्पेशल पढ़ा, झारखंड में कौन है झारखंड स्पेशल का स्पेशलिस्ट? है कोई? किसी ने पढ़ा था अपने एकेडमिक्स में, BA MA में? किस सोचा था कि झारखंड भी पढ़ाना पड़ेगा? अरे BA MA किया, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, और आज की डेट में चूंकि मेरा इंस्टीट्यूट है तो मुझे झारखंड स्पेशल पे फोकस करना, क्योंकि बाहर के अगर किसी टीचर को मैं बुलाऊं कि झारखंड पढ़ा दो तो वो बेचारा क्या पढ़ाएगा झारखंड? वो आप पे मेहनत करेगा? नहीं करेगा। तो हमने झारखंड सेक्शन को तैयार किया, और जब पहली बार झारखंड सेक्शन को पढ़ाया, फिर दूसरी बार पढ़ाया तो बहुत सारे फैक्ट्स सीखे, फिर तीसरी बार पढ़ाया तो फिर और बहुत सारे फैक्ट्स सीखे। ये सीखने का दौर चलता रहेगा। इसमें आज की डेट में जो JPSC ने क्वेश्चंस दिया है तो क्वेश्चंस कुछ डेप्थ में जाके दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट बैच के लिए और डेप्थ में जाएंगे और गोता लगाएंगे कि भाई जब इतना डेप्थ में दे सकता है तो थोड़ा सा और अंदर जाके ढूंढो फैक्ट। तो हम लोग अपना प्रयास करेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस नोट्स पे भरोसा करके उसके और रिवाइज अच्छे से करके तब फिर MCQs बनाने। जहां द्वंद्व लगता है टीचर से मिलिए,
और उससे आप अपने आप को इनरिच कर पाएंगे। टीचर भी गलत होगा तो टीचर भी सीखेगा, और ये सीखने का अप्रोच अगर शिक्षक में है तभी आपका फिर भला होगा। अगर वो ज़बरदस्ती फिर कहेगा नहीं नहीं हम जो कह दिए सो कह दिए, इस तरह का अप्रोच फिर आपको ले डूबेगा। बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो कहेंगे जो आएगा मेरे नोट से आएगा, जो हमने कह दिया वो सही। ये अप्रोच गलत है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भगवान तो नहीं है कि सारा यहाँ सही कर दे, ये आपको दिमाग में सही समझना होगा, और जहाँ भी डाउट होती है टीचर से डिस्कशन करना होगा। क्योंकि झारखंड की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी कलमबद्ध नहीं है, लिखा हुआ नहीं। कट पेस्ट करने में कहीं से कोई साक्ष्य मिला, कोई साक्ष्य मिला, तो बुक्स में गलतियां भी है। क्लियर है? इसके बाद इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हुए। दूसरा जो प्रीरिक्विजिट है, जब आप मेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रीलिम्स निकल जाता है इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी के बाद, तो मेंस के एग्जाम में बस ये ध्यान रखना है, आज की डेट में कोई भी बुक मेंस के लिए पर्याप्त नहीं। आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस हमेशा अपने पास रखना है, और आपका जो भी सिलेबस है वो हैपहैज़ार्डली दिया है, कोई कोरिलेशन नहीं है किसी का टॉपिक के। मतलब एक टॉपिक लिखा पहला, तो ऐसा नहीं है कि पहला से मिलता जुलता टॉपिक होगा दूसरा, हैपहैज़ार्डली। और उसमें एमए लेवल का भी सिलेबस डाला हुआ है। अब आप कैसे तैयारी करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे बच्चे, बीए एमए वाले, जिन्होंने यूपीएससी भी दिया हुआ है, जेपीएससी की जब तैयारी करने आते हैं तो उनसे नहीं हो पाता है, और वो फिर ढूंढने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने बहुत यूपीएससी के लिए पढ़ा है तो पर्याप्त है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो डरता है यूपीएससी वाला बच्चा, वो तो समझ लो कि संभल जाएगा, लेकिन जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमने यूपीएससी को प्रिपेयर कर लिया तो सब कुछ हो गया और मेरा जेपीएससी प्रिपेयर हो गया, वो समझो कि वो गलत जा रहा है, उसका कुछ फिर होने वाला नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस कोहेरेंट है ही नहीं। आपको अलग से इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब नया और पुराना यहाँ पर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। पुराने बच्चे और नए बच्चे बराबर। इसका मतलब जो नया बच्चा है, पुराना बच्चा जो 10 साल से प्रिपेयर, सभी बराबर है। किसी का भी हो सकता है, यहाँ किसी का हो सकता है जो उस टॉपिक पे बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया है। मेंस में 3 चीज़ें काम देंगी तुम्हें, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। 6th जेपीएससी में मैंने इसीलिए जेपीएससी को कहा मिनी यूपीएससी, क्योंकि 6th जेपीएससी में जेपीएससी ने ऐसी झलकियाँ दे दी थी कि अब अगर हल्के में मुझे लोगे तो तुम भटकते रह जाओगे, तुम्हारा होने वाला नहीं। क्वेश्चंस दमदार पूछे गए थे, और अब आगे और भी जेपीएससी स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ समझदारी कहते हैं इसको। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको समझदारी होनी। देखिए, जब भी आप गांव देहात में कहीं भी जाते होंगे, कोई भी टॉपिक हो जाता होगा, किसी के बारे में कहानी चल पड़ती होगी और आप लोग बात शुरू कर देते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी टॉपिक चल रहा है उसके बारे में आपके पास क्या है? आइडियाज़ है, आपके पास इनपुट है, रिसोर्स है, आप उसको जानते हैं, आप उसके बारे में बोल देंगे। आज मोदी है, मोदी के बारे में आप जानते हैं, मोदी 10 लाख का सूट पहनता है, मोदी काम करता है या नहीं करता है, आप उसके बारे में बहस कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के साथ आइडियाज़, थॉट प्रोसेस, ये सब आपको बनाने होंगे मेंस की तैयारी के दौरान। जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को आपको इनहेल करना होगा, समझना होगा। उसके ऊपर आइडियाज़ की कमी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास नए नए थॉट्स को समाहित करने का कैपेसिटी होना चाहिए। इसको आप कंटेम्प्रेरी थिंग्स से, समसामयिकी से, करंट से जोड़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक, मौद्रिक नीति ही पढ़ रहे हैं तो मौद्रिक नीति में अगर न्यूज़पेपर में आ गया था तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोल दिया हेलीकॉप्टर मनी, तो वो बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट आपको समझना होगा उस चीज़ को कि क्या है वो। आप अगर अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उस थॉट प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो सिंपली जो किताब में नोट्स में लिखा हुआ है मौद्रिक नीति वो लिखेंगे तो वो नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज़ प्रॉपर होने चाहिए, थॉट प्रोसेस, कंटेम्प्रेरी थॉट प्रोसेस। मतलब आप
अवेयर सिटीजन्स होने चाहिए जो कि कहीं से भी किसी भी चीज़ को लिखते। इकोनॉमिक्स होता है मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। इकोनॉमिक्स में आप आईआर की भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, आईआर में आप इकोनॉमिक्स जोड़ सकते हैं। किसी देश का अगर दो देश का संबंध है तो उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है कि उस देश का दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध क्या है, आता है या नहीं आता है। इसका मतलब जब तक ये चीज़ें नहीं रहेंगी, और इन सब के अलावा मेंस में क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए। आप खुद बना सकते हैं, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं कि सर ये टॉपिक हो गया, इसका 4 क्वेश्चन दे दीजिए मुझे लिख के आना है। जब तक आप उस क्वेश्चंस को लिख के नहीं दिखाएंगे तब तक आपका प्रेजेंटेशन नहीं सुधर सकता है, तब तक आपका प्रेजेंटेशन नहीं सुधर सकता है। प्रेजेंटेशन कहते हैं लिखने की कला। कैसे लिखें, बहुत लोगों को अब बाजार है, बड़े बड़े कोचिंग है, आपके दिमाग में ये डाल देते हैं कि आपको लिखने नहीं आता। आप ग्रेजुएशन 12th किए, सबसे पहले 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीए भी कर लिया, एमए कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लिख रहे हैं तभी तो पास कर रहे हैं, या बिना लिखे पास कर गए। या सब जगह एमसीक्यूज था कि मार के पास, इसका मतलब आपको लिखने आता है। लेकिन यहाँ कंपटीशन है तो कंपटीशन में अपने आप को और बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ लिखना आपको आना चाहिए। तो लिखना आना चाहिए को कैसे लेंगे आप, इसको आपको समझना होगा। इसमें आपको अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब कॉपियाँ जाती हैं, कॉपी जब चेक होता है तो सारे टीचर ऐसे नहीं होते हैं कि सारा कॉपी पढ़ के चेक कर। बहुत रेयर होता है जब आपका कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगा तभी वो पढ़ा जाएगा, नहीं तो वो कटते जाता है, किसी के पास इतना समय नहीं। अब आपको ये कोशिश करनी है कि मेरा कॉपी वो पढ़े, हम ऐसा दमदार लिखें कि वो मेरा कॉपी पढ़े। तो वो अट्रैक्टिव होगा तभी तो वो पढ़ेगा, वो अट्रैक्टिव होगा नहीं तो वो कैसे पढ़ेगा। अब जेपीएससी में 40-40 नंबर के क्वेश्चन लिखने हैं और इसमें हम लोग अनाप शनाप लिखने लगते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या और हम लिख रहे हैं क्या। किसी भी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में बॉडी होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में कंक्लूजन होना चाहिए। ये तो मेन पार्ट है, इसके बिना आप लिख सकते हैं। इफ़ यू विल इमेजिन मी विदाउट हेड विदाउट लेग, तो कैसा लगूंगा मैं, अजीब सा। उसी तरह आपके क्वेश्चन में अगर सिर पैर नहीं रहेगा, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बॉडी नहीं दिया, कंक्लूजन, और इन सब का श्रृंगार जो है वो है हेडिंग और सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग। और एक और इनका श्रृंगार है कीवर्ड्स। कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको आपको अंडरलाइन करना होता है। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बॉडी दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, और विदाउट हेडिंग, विदाउट सब हेडिंग, अच्छा लगेगा। और इंट्रोडक्शन में क्या लिख देता है बहुत लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, परिचय। और बहुत लोग कंक्लूजन में लिख देगा निष्कर्ष। अरे ये वर्ड्स, ये शब्द को लिखने की जरूरत नहीं, आप उसका हेडिंग दीजिए। ये तो आंसर राइटिंग का अभिन्न अंग है, उसको मत बतलाइए कि मैं परिचय लिख रहा हूं। उसको पता है कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा। उसको मत बतलाइए कि लास्ट में कर रहा हूं तो तुम्हें कंक्लूजन ही लिख रहा हूं, मत बतलाइए। वो उतना जानकार है कि आप लास्ट में कंक्लूजन ही लिखेंगे। लेकिन उसमें हेडिंग और सब हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है, जो आप छोड़ देते हैं, उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो आपको उनको दिखाना है कि देखो मैं ये भी जानता हूं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो फिर आंसर नहीं मिलता। ये 40 नंबर का लिखना है। क्वेश्चन देखा, मौद्रिक नीति, फटाफट लिखना, सो जो ए से जेड जानते हैं सब लिख दिए। ये तो देख लो कि उसमें पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसकी फ्रेमिंग करो कि मुझे ये लिखना है। जैसे इसमें एक मैं एग्जांपल देता हूं मूवी का, धमाल मूवी वाला।
जब धमाल मूवी में प्लेन को उतारना है उसको गोवा में, तो वो पूछता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, कैसे उतारें, देखे वो इस मूवी या नहीं? तो उसमें कहता है एक लाल बटन है, एक हरा बटन है, तब तक वो लाल बटन ऐसे दबा देता है, फिर कहता है वो लाल बटन नहीं दबाना था। तो यार वो जो बता रहा था एक लाल बटन है, हरा बटन है, उससे पूछ रहा है क्या, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, कैसे उतरना है बताओ। तो कहो कि तुम ब्रेक मारो, तुम लाल बटन दबाओ, कोई ऑपरेशन जो पर्टिकुलर ऑपरेशन हो जिसको करने से प्लेन लैंड कर जाए, उसको पूरी कहानी समझा रहा है। आप लोग भी ऐसे ही मेंस में कहानी समझाना, जैसे ही कोई क्वेश्चन देखे वो आता है उसके बारे में जितना जानते हैं सब वॉमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तो 40 नंबर में नहीं, ये गलत है। आप जानते हैं उसके बारे में, लेकिन कोशिश कीजिए ये समझने की कि वो आखिर में पूछ क्या रहा है। जब इस बात को आप समझेंगे तो आप यू विल डायरेक्टली हिट द क्वेश्चन, आप सीधे सीधे उनके क्वेश्चंस को हिट करेंगे, वही लिखेंगे जो वो पूछ रहा है, अनाप शनाप नहीं लिखेंगे। तो हमारा मेंस में टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे वो हमारा क्वेश्चन आंसर पढ़े और तब हमें अच्छा नंबर मिले। बता रहा हूं कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम बुद्धू किसी को नहीं बना सकते। प्रीलिम्स में भी कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम ये नहीं सोच सकते कि हम रट के पास कर लेंगे। कोई मेंस में शॉर्टकट नहीं है कि पन्ना भर के हम लिख के आ जाएंगे और हमें नंबर मिल जाए। आपको अपना कर्तव्य दिखाना पड़ेगा, अपनी क्षमता वहाँ दिखानी पड़ेगी, अपनी प्रस्तुति करनी पड़ेगी, और तभी जाकर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इन सारी बातों को हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। कंक्लूजन में ही मान लीजिए किसी चीज़ का कंक्लूजन कर रहे हैं, कुछ आपके साइड से कुछ सजेशन है, कंक्लूजन हमेशा शुड बी सजेस्टिव, कुछ अपना ओपिनियन अगर जरूरी है तो, ये नहीं कि देखते ना कहा जाता ना फ्री में एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा चीज़ जो कि सजेस्टिव इन नेचर हो, बना सकता हो, कुछ डिफरेंट हो, तो वहाँ कंक्लूजन में वो भी चीज़ शामिल होनी चाहिए। अब 40 नंबर का लिखना है तो बहुत लोगों को यहाँ पर वर्ड लिमिट में प्रॉब्लम है। वर्ड लिमिट कि कितना लिखें, तो कहते हैं कि यूपीएससी में सर 250 वर्ड्स लिखते थे तो 15 नंबर मिलता रहता था, 12.5 नंबर मिलता था 250 वर्ड्स में। तो यहाँ पर अगर 40 नंबर का है और 250 वर्ड्स लिखना है, इसका मतलब 15, अगर मान लो 15 नंबर मानते हैं, अगर मान लो ये मानते हैं कि 15 नंबर का जब सवाल रहता है तो 250 वर्ड्स में लिखना रहता है, अगर मान लो ऐसा मान लिए, जो कि यूपीएससी वगैरह में यही स्टैंडर्ड होता है, वहाँ 12.5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मान लो 15 नंबर और 250 वर्ड्स ये लिखना, ये स्टैंडर्ड आपका एक फिक्स है कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें 250 वर्ड्स लिखने चाहिए। इसका मतलब जेपीएससी में 40 है तो 15 दूना 30, इसका मतलब 500 वर्ड्स हो गया, और इसका मतलब 125 वर्ड्स, 150 वर्ड्स और लगा दो तो कितना हो गया जी, 500, 600, 650 वर्ड। इसका मतलब एक जनरल अजम्पशन लोग ले लेते हैं कि कम से कम 700 वर्ड्स तो लिखना चाहिए। अब 700 वर्ड्स अगर, अच्छा बताओ कि एक आंख से अगर तुम्हें 2 किलोमीटर दिख रहा है तो 2 आंख से कितना किलोमीटर दिखेगा? 2 ही किलोमीटर दिखेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ऐसा है कि 15 नंबर में 250, तो 15 नंबर में फिर 250, ये ऐसा नहीं है कि आपको 700 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, इसका लिमिटेशन होगा। आप इसको 500 वर्ड्स में भी खत्म कर सकते हो। बहुत जगह तो ऐसे जगह होंगे जनरल साइंस वगैरह में या इकोनॉमिक्स वगैरह में जहां आपको जेपीएससी में कंटेंट नहीं है और सवाल बड़े पूछे जाएंगे, तो क्या करोगे? कहां से लिखोगे 700 वर्ड्स? इसका मतलब दिमाग से इस कचरे को निकालो कि हमें वर्ड लिमिट ज़्यादा लिखना है, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड 450-500 वर्ड्स का। दूसरा कि जेपीएससी हमेशा अनसर्टेनिटी वाला एग्ज़ाम, कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर। ये इतना महान एग्ज़ाम है कि इसने क्वालिफाइंग को भी लास्ट में मेरिट में इंक्लूड कर लिया, जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब ये मत सोचो कि ये 40 नंबर का बोला है तो 40 नंबर का ही पूछेगा, हो सकता है कि तुमसे 20-20 का भी पूछ ले,
हो सकता है कि 15, 15 और 10 का पूछ ले, ऐसा भी पूछ सकता है। हो सकता है पिछले मेंस में एमसीक्यू भी पूछा था, इस मेंस में 20 शब्दों में भी पूछ ले। इसका मतलब आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब अगर आइडियाज है आपके पास, फ्रेमिंग करनी आती है, तो भैया जो 250 वर्ड्स में लिखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट चीजों को लिखेंगे। उसको 500 शब्दों में लिखना है, थोड़ा सा और उसको एलेबरेट करेंगे, यही कर सकते हैं ना। चीजों को और क्या करेंगे, खोल खोल के रखेंगे। लेकिन इधर उधर की बातें हमें वहां पर नहीं, जो पूछ रहा है उसी के संबंध में बात करेंगे। और इसके लिए जब तक मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका ये आइडिया नहीं बनेगा। बहुत लोगों को ना 500 शब्द भी लिखना पहाड़ हो जाता है। वैसे सिचुएशन में आप पैराग्राफ और पॉइंट्स दोनों को, जिनकी आंसर राइटिंग स्पीड स्लो है, वो क्या कर सकते हैं, अगर 1-2 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स भी डालना शुरू कर दीजिए। पॉइंट्स में क्या होता है, जल्दी जल्दी पेजेज भर जाता है। तो इस तरह से आप अपने पेपर को पूरा कर आइए, क्योंकि पेपर पूरा करना भी जेपीएससी में एक बहुत बड़ा चैलेंज, गेटिंग और नॉट। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जेपीएससी का मंजिल आसान हो जाएगा। शब्द का वर्ड लिमिट नहीं। और एक देखो नॉर्मल प्रेजेंटेशन बतला रहा हूँ आपका, ये कॉपी इस तरह का रूलिंग पेज आजकल जेपीएससी देता है। और अगर आप लिख रहे हो, सपोज करो क्वेश्चन 1 उत्तर आपने लिखा, यहाँ कोई टॉपिक है, आप इसको ऐसे शुरुआत करते हो, ऐसे शुरुआत करते हो, यहाँ तक आपका एक लाइन चला। इसका मतलब यहाँ पर आप सीधे 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 चीज़ों को लिख दिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको आप मिटा दो, मतलब कि यहाँ पर ऐसे लिखो। इसका मतलब ये वर्ड जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये आपका विजिबल हो गया या नहीं हो गया। इस तरह से यू कैन मेक योर कॉपी विजिबल। फिर दूसरा लाइन शुरू करना है, एक लाइन यहाँ छोड़ो, यहाँ से शुरू करो। इसका मतलब फिर आपने उसको ये दिखा दिया, फिर आपने उसको क्या किया, ये वाला चीज, ये वाला चीज फिर आपने उसको दिखा दिया, ये वाला फिर आपने उसको दिखा दिया। गेटिंग और नॉट। इस तरह से यू हैव टू एम्फेसाइज और हेडिंग, एम्फेसाइज योर हेडिंग एंड सब हेडिंग। आपको अपने हेडिंग और सब हेडिंग को उसको क्या करना है, दिखाना है। इसी तरह से आपने 5 पन्ना लिखा, 500 वर्ड्स 5 पन्ना, बहुत काफ़ी है। चलो 550 वर्ड्स लिखेंगे और 5वें 5.5वें पन्ने में यहाँ तक लिखने के बाद इस तरह से इसको काट देंगे। इसका मतलब आपने फिनिश कर दिया पहले क्वेश्चन को। गेटिंग और नॉट। फिर नए पेज में दूसरा सवाल, ये नहीं कि यहीं पर लिख दिए दूसरा का उत्तर, घसे जा रहे हैं, फिर आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंस भी निकल गया आपका, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने मजबूत कर लिया, एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस किया, आंसर राइटिंग किया, प्रॉपर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, मेंस भी निकल गया। फिर एक 100 नंबर का आपका चैलेंज है, किस चीज़ का, इंटरव्यू का। ये 100 नंबर बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। बहुत ज़्यादा आप नालायक हैं तो आप यहाँ पर 27, 30, 35 नंबर लाएं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन बिटवीन द प्रोसेस, इस तैयारी करने के ही प्रोसेस में आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आपको बात करने के लिए आ जाएगा, आप स्मार्ट बन जाएंगे, आप कुछ इथिक्स सीखेंगे, रियल में सीखेंगे। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डेफिनेटली यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन आफ्टर सम टाइम। आपकी पर्सनालिटी एक अलग रूप में समाज में, सोसाइटी में जानी जाएगी। ये होगा, ये धीरे धीरे होगा, आप में बदलाव आएंगे। आपका एग्जाम्पल दिया जाने लगेगा कि देखो वो बच्चा है। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, आप प्रिपरेशन करने आ रहे हैं और आधा टाइम फिर झील में उधर जाके घूम रहे हैं और सुट्टा मार रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है, आधा आज क्लास किए, कल क्लास नहीं किए, 2 क्लास मिस हो गया, तो इसको कहते हैं प्रिपरेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन।
कि फलाना क्या कर रहा है जी, तो बेटा तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो फिर कंपटीशन की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तैयारी करके उसको अगर निकालना है तो जिस जोश से आप लगे रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पिछले बार भी इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट करवाया था, 2 ब्यूरोक्रेट को बुला लिया था, एक और साइकोलॉजी के एक्सपर्ट को बुला लिया था, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को बुला लिया था, इस तरह से, और एक मैं था। हम लोग सब लोग मिलके आप लोगों के, मैंने आपके बायोडाटा पर काम किया था और मैंने सारे के लोगों की ब्रीफिंग्स उन लोगों को, उन पैनल्स को दे दिया था। 5-5 घंटा एक लोगों के बायोडाटा पर काम किया गया था, 5-5 घंटा, रात भर कभी कभी बैठे रहते थे। और नतीजा है कि पहली बार इंटरव्यू में हम लोगों के इंस्टीट्यूट से इतना बढ़िया रिजल्ट आया, जो दिया लगभग हुआ, यही समझ लो। और ऐसा नहीं प्रॉपर रैंक में हुआ, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, ऐसे ही बना। तो वो आपका मेहनत का नतीजा होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, जो आपको यहाँ पर मिलने वाला। बहुत ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी में एक दिन में बदलाव नहीं ला सकते। ये सोचेंगे अरे हम तो ऐसे ही करेंगे, हम निकाल लेंगे और इंटरव्यू में जाके वहाँ शरीफ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पकड़ लेगा वो आपको, आपसे ज़्यादा चालाक लोग बैठा हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा आप वहाँ शरीफ बनने की कोशिश ना करें, जो हैं सो हैं। तो आप अच्छे बन के रहना चाहते हैं या नहीं? तो अच्छे बन के रहना चाहते हैं तो यहाँ मंजिल आसान है। आप में इथिक्स है, आप रियली में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंसर्न है, आपको रियली में पॉवर्टी को देख के पिंच होता है हर्ट में, आपको रियली में अनएम्प्लॉयमेंट देश में समस्या दिखती है, आप रियली में महिलाओं की इज्जत करना चाहते हैं, आपको रियली में अगर कोई महिला का डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको मारने का मन करता है, इसका मतलब यू आर गोइंग गुड। ये सब इथिक्स आप में होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, रिस्पेक्ट करना, कुलीग का रिस्पेक्ट करना, दोस्त का रिस्पेक्ट करना। बहुत बच्चा क्या होगा, अकेले कोना में घुसा रहेगा पढ़ने के लिए, मैं बोल देता हूं उसको कि आपका नहीं होगा, बोल देता हूं। अकेले जो बैठ के पढ़ रहा है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, वो अपना चीज दूसरे को बताना, कह रहा हम सेल्फ स्टडी कर, हम अकेले खुद नहीं। जब तक तुम अपने आइडियाज को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, मैंने कहा था ना एक आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, जब तक आप अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, डिस्कशन से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं और यही डिस्कशन आपको याद रहता है। आप जो रट के जाते हो वो मेंस में याद नहीं रहता। आपने दोस्तों के साथ जो बातें की है वही बातें याद रहती हैं, वही एग्जाम में स्ट्राइक करता है। और आप दोस्त से अपना नोट्स छुपा रहे हो, ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन आपको ले डूबेगा। ये सब इंटरव्यू तक, लास्ट तक आपको साथ देगा। ये अगर आप कर रहे हो कि मिलजुल के पढ़ रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ चलो नहीं होगा, अकेले पढ़ रहे हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी रहेगी 50%, अगर मिलजुल कर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 80 to 90%। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो अलग। तो अब तुम ही लोग बताओ कि क्या करोगे, अकेले गुपचुप पढ़ोगे या सब लोग मिलके पढ़ोगे। हमारे लाइब्रेरी में ऐसा माहौल है, 10-20 लड़के दिन रात, मैं बस ये कहता हूँ कि 7:30 बजे सुबह में जब लाइब्रेरी खुलती है उस वक्त आओ और रात के 7:30 तक पढ़ो। दिन भर में, अरे विद्यार्थी जीवन है, त्याग करेंगे। अभी मेंस के जितने बच्चे कह रहे हैं पागलों की तरह पढ़ो, 3-4 महीने ज़िंदगी बदल जाएगी। तो जो मेरी बात पर नहीं ध्यान देगा वो फिर अगली बार तैयारी करने आएगा। इसलिए जब आपका शुरुआत है, मैंने देखो अभी मेंस का बैच चला रहा था, अभी बहुत कॉल्स इंक्वायरीज छोटे बच्चों के, जेपीएससी पीटी फाउंडेशन बैच, उसको देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, इसके साथ ये बैच चलना चाहिए ताकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली उसको अभी से। अब उस समय देखोगे जितने, जैसे ही आपका पीटी का नोटिफिकेशन आएगा ना, दे आर शॉर्ट साइटेडनेस, तुरंत कमाना चाहते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बड़े बड़े होर्डिंग लग जाएंगे, पीटी जस्ट 4000 रुपीज़। तो फिर हम यहाँ अंडे छीलने के लिए बैठे हैं 4000 रुपीज़। आप ये समझो कि जस्ट 4000 रुपीज़ 45 दिन में पीटी तैयार, ये कैसे होगा? इसलिए अभी से मेहनत कीजिए, बेसिक्स को तैयार कीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम में जब आप कोचिंग की तरफ भागेंगे तो आपका होने वाला नहीं। आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना।
हम लोग अभी 5 अक्टूबर से अपना बैच स्टार्ट करने वाले थे। जितने भी नए बच्चे एडमिशन लिए हैं सभी को 5 अक्टूबर से इसमें बुलाना था। लेकिन अब दशहरा आ रहा है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि दशहरा तक कम से कम इस बैच को रोका जाए, क्योंकि सब लोग जब पूजा से घूम के आएंगे तो फिर दे विल एंजॉय द प्रिपरेशन। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरी तीसरी पूजा से लोग भागने लगते हैं घर, है ना। इसलिए हम लोग इस बैच को नए जोश के साथ दशहरा पूजा के बाद शुरू करेंगे। और टिल येट आपको मैंने काम दे दिया है या नहीं दिया है? क्या क्या करना है? एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? रीड करना, ओनली यू हैव टू रीड प्लेन रीडिंग। प्लेन रीडिंग करके आओ, फिर हम लोग यहाँ से शुरुआत क्लास का करेंगे। क्लियर है? और कुछ क्वेरी है आप लोगों का तो पूछिए। कोई इस तरह का मन में सवाल कि नहीं सर आप तो गलत बोल दिए, आप तो ज़्यादा फीस ले लिए, क्यों? कुछ और इस तरह की क्वेरी है तो बताओ। कुछ मन में सवाल? तुम दोनों तो दिल्ली रिटर्न हो, पूछो, तुमसे तो उम्मीद कर सकता हूँ कुछ नए सवाल पूछने। कोई मन में ऐसा शंका है मेंस के लिए? तो आंसर राइटिंग तो अभी तो नहीं दिखाए आप, क्लास तो आपकी चल रही है ना मेंस आंसर राइट मेंस की। हाँ तो फटाफट दिखाइए अब उसको, ठीक है। और कोई? चलिए ठीक है, आप अब घर जाइए और आज से तैयारी शुरू कीजिए। जो आपको बोला है बेसिक्स वो बताइए, जैसे ही बैच अनाउंस होगा मैसेज चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।